Good morning, students. Here in this video, we have to study two cases related to the capacitor. Clear? And these are the most important cases because CBSE board normally prefer to ask the question from this topic. Okay, so keep attention. और यहाँ पर एक चीज़ देखना है ये कि ये सब दोनों टॉपिक को मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, ये बात समझ में आ रहा है। इट मे बी लिटिल बिट टफर फॉर यू, लिटिल बिट न्यू फॉर यू, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली टफ। अगर आप पुराना कैपेसिटर पूरा निपटा चुके हो तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल, ये बात समझ में आ रही है। तो आई हैव टू केसेस हुआ, दो तरीके के केसेस पूछे जाते हैं। ये कभी भी रिटेन में नहीं आया है आपके एग्जाम में, लेकिन ये जो भी आया है आपका, ये हमेशा किस में आया, आपका न्यूमेरिकल्स ही आया। और एक बात ध्यान से समझना, सीबीएसई बोर्ड ने अपना नया सिलेबस रिलीज किया है जिसमें से उसने कुछ टॉपिक्स क्या किए, डिलीट किए, और मैं भी कुछ टॉपिक शायद ऐड भी किए हैं। तो बेसिकली डिलीटेड टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर ध्यान देना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। नेक्स्ट जैसे जैसे चैप्टर में आते आएंगे वैसे वैसे बताता जाऊंगा, क्योंकि जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो उसी चैप्टर को पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसमें से क्या हटा और क्या नया ऐड हुआ। जो नहीं पढ़े उसको मैं बता दूंगा, लेकिन उसको सुनने से कोई फायदा नहीं। तो ऑन कमिंग टू द फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले चैप्टर में एक टॉपिक आपने पढ़ा है जो गॉस थ्योरम में जो थर्ड डेरिवेशन किया था, स्फेरिकल सेल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ये बात समझ में आ रही है। और उसके बाद एक सॉलिड स्फेरिकल सेल की भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक नेक्स्ट वीडियो में बताई थी, ठीक। तो उन दोनों डेरिवेशंस को आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, ये बात समझ में आ रही है। बस फर्स्ट चैप्टर से केवल और केवल इतना ही हटा है, इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर से कुछ भी नहीं हटा है। डिलीटेड टॉपिक में अगर किसी चैप्टर से कुछ भी नहीं हटा तो इकलौता चैप्टर है चैप्टर नंबर सेकंड। तो चैप्टर नंबर सेकंड जो अभी रिसेंटली अपन पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर से 1 मार्क्स का भी यहाँ पर रिड्यूस नहीं किया गया है। इस चैप्टर को हमें कंप्लीटली क्या करना है, कवर करना है। हाँ, चैप्टर नंबर थर्ड में कुछ डिलीटेड टॉपिक आपको मिल सकते हैं, ये चैप्टर नंबर फोर्थ में मिल जाएंगे। बस जो भी मिलेंगे वो मुझे अभी बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी मैं बताता जाऊंगा, तुमने पढ़ नहीं रखा, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं लगेगा। जब रिसेंटली उस टाइम पढ़ेंगे तो जो टॉपिक आएगा मैं कहूँगा इस टॉपिक को हटा दिया गया, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है। सो बिफोर डिलेइंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम इंपॉर्टेंट केसेस रिगार्डिंग टू द कैपेसिटर। सो देयर आर टू केसेस इन द कैपेसिटर, ये बात समझ में आ रही है। कौन सा कैपेसिटर है आपके सिलेबस में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्लियर। तो यहाँ पर देखो है क्या, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसको अभी ध्यान मत देना। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिसको किससे लगा दिया अपन ने, एक बैटरी से लगा दी, ये बात समझ में आ रही है। और फिर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बीच में मीडियम कैसा है, यहाँ पर आपका ये एयर मीडियम है। तो यहाँ पर ऊपर से क्या इंसर्ट कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये इंसर्ट कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन जब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है आपका, ये दैट इज योर के है, जब इसको अपन कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस समय एक चीज ध्यान रखना कि उस समय भी बैटरी यहाँ पर लगी हुई थी। बस इसी बेसिस पर दो केस बने हैं ये। यहाँ पर भी कैपेसिटर में आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करना, लेकिन यहाँ पर बैटरी नहीं लगी हुई है, ये बात समझ में आ रहा है। तो एक केस ऐसा जिसमें बैटरी अटैच्ड है और दूसरा केस ऐसा जिसमें बैटरी अटैच्ड नहीं है। और ये कब बैटरी की बात करेंगे, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या किया जाएगा, आपको ये इंसर्ट किया जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें ही। अब देखो जब कैपेसिटर की स्टार्टिंग पड़ी थी तो क्या था कि कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती, एक प्लेट को अपन क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, और एक प्लेट को क्या दे देते हैं, चार्ज दे देते हैं। जब शुरुआत में देखा गया इसमें चार्ज क्यों था और इसमें चार्ज कितना था, आपका 0। तो अगर कोई पूछे टोटल चार्ज कितना है कैपेसिटर पर, तो टोटल चार्ज कितना कहलाएगा, Q प्लस 0 कहलाएगा, ये बात समझ में आ रहा है। या जो भी चार्ज हो इसको Q0 ले सकते हैं, तो Q0 प्लस क्या कहलाएगा, आपका 0 कहलाएगा। अब क्वेश्चन इस तरीके में क्या पूछता है, इस तरीके में जो न्यूमेरिकल पूछता है वो ये पूछता है कि अगर कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो वी हैव टू केसेस, बैटरी इज रिमेन कनेक्टेड एंड द सेकंड केस इज बैटरी इज नॉट कनेक्टेड या नॉट अटैच्ड, ये बात समझ में आ रही है। तो इस केस में जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कंप्लीटली क्या करेंगे, अपन इंसर्ट कर रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ध्यान समझना ही। पहले जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट नहीं किया था तब उस समय ये जो बैटरी थी इसका वोल्टेज कितना था, V0 था। जो कैपेसिटर की प्लेट्स में चार्ज था वो कितना था, Q0 था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वो कितनी थी, E0 थी। कैपेसिटर अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा था, U0 स्टोर कर रहा था। और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी थी आपकी, ये C0 थी। तो ये जो बिफोर डाइलेक्ट्रिक है ना, इसको ध्यान से देखना। बिफोर डाइलेक्ट्रिक का मतलब जब अपन ने यहाँ पर और इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट नहीं किया तब ये भी बैटरी से कनेक्ट था और ये भी बैटरी से कनेक्ट था। बस जैसे ही इंसर्ट करने गए तो इसको बैटरी से कनेक्ट रहने दिया और इसकी बैटरी अपन ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो बिफोर डाइलेक्ट्रिक दोनों की सिचुएशंस क्या थे, बिल्कुल सेम टू सेम थी।
दोनों में ही बैटरी कितने वोल्ट की थी, V0 वोल्ट की थी। दोनों में ही चार्ज कितना था कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, Q0 था। दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E0 थी। और दोनों के बीच में स्टोर्ड एनर्जी कितनी थी, U0 थी। और दोनों की कैपेसिटेंस कितनी थी आपकी, C0 थी। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। ये कहानी कब की, जब तक अपन ने डायरेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट नहीं किया था, तब तक इन बोथ द कैपेसिटर ऑल द सिचुएशंस वाज योर सेम, करेक्ट। फिर आफ्टर इंसर्टिंग, जैसे यहाँ पर डायलेक्ट्रिक स्लैब को क्या किया अपन ने, यहाँ पर ये इंसर्ट किया, तो डायलेक्ट्रिक स्लैब को जब इंसर्ट किया तो इसमें बैटरी लगे रहने दिया है और इसमें बैटरी को हटा दिया गया है। तब सपोज जब इंसर्ट किया तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल हो गया कितना हो गया, V हो गया। इस कैपेसिटर का चार्ज कितना हो गया, सपोज Q हो गया। इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E हो गया। इस कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो गई, U हो गई। और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी हो गई, C हो गई। मतलब अगर हमने नॉट सिंबल लगाया कि बिफोर इंसर्टिंग द डायलेक्ट्रिक्स है और नॉट सिंबल को हटा दिया कि आफ्टर इंसर्टिंग द व्हाट डायलेक्ट्रिक्स, दोनों के लिए यही वैलिड है। ये बात समझ में आ रहा। अब इन्हीं सारी क्वांटिटीज को देखना कि अगर डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया तो इन 5 पर क्या फर्क पड़ा, अगर डायलेक्ट्रिक स्लैब को इस कंडीशन में इंसर्ट किया तो इन 5 पर क्या फर्क पड़ा। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है जो फाइनल वोल्टेज है वो और फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इंसर्ट करते समय जो नया वोल्टेज आ रहा है, जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वो पहले के ही क्या है आपके सेम टू सेम है। मतलब अगर आपने कैपेसिटर को कैपेसिटर को अगर आपने बैटरी से कनेक्टेड रखा है, तब अगर आप डायलेक्ट्रिक स्लैब को क्या करा रहे हो, इंसर्ट करा रहे हो, तो उस कैपेसिटर का वोल्टेज और उसके प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं आता। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आता। ये कैसे रिमेन आपके, कैसे यहाँ पर आपकी ये सेम है। ये बात समझ में आ रही है। अब ये तो समझ में आता है कि इसमें कोई भी चेंज क्यों नहीं आ रहा। रीजन ये है कि भाई पहले भी बैटरी कितने वोल्ट की थी, V0 वोल्ट की थी, और जैसे ही इंसर्ट करो तो अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बैटरी तो अभी चेंज की नहीं। जब बैटरी नहीं चेंज की तो क्या उसका पोटेंशियल चेंज होगा, क्या नहीं चेंज होगा। ये बात समझ में आ रही है। और अगर प्लेट्स के बीच का गैप कितना है, यहाँ पर आपको ये D है, तो जब आप डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे थे, तो डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते समय क्या आपने प्लेट्स के बीच के गैप को चेंज किया, नहीं किया। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी, है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है V/D होती है। ना तो V चेंज हुआ ना तो D चेंज हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा क्या, नहीं। अभी इसको मैं पूरा डेरिवेशन करके बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं अपन, ठीक। और यहाँ पर देखो ये, अब चार्ज की बात करें, चाहे कैपेसिटर की बात करें, चाहे वो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें जो स्टोर होती है कैपेसिटर में, वो इनिशियल वाले का कितना टाइम से बढ़ जाती है, K टाइम से बढ़ जाती है। ये बात समझ में आ रहा। तो पहले बस इतना फोकस करके बिल्कुल इसको याद करो, कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करना, ये मेरा काम है बताना, बस तुम इसको क्या करो अभी याद करो। अगर कैपेसिटर में बैटरी कनेक्टेड है, ये बात समझ में आ रहा है, और तब अगर डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आ रहा है। और बाकी जितनी क्वांटिटीज हैं सब K टाइम्स क्या हो जाती हैं आपकी, बढ़ जाती है। ये बात समझ में आ रहा, डन। अब यहाँ पर देखो ये, अगर अपन ने बैटरी को क्या कर दिया, यहाँ से ये डिस्कनेक्ट कर दिया। भाई पहले कैपेसिटर में बैटरी लगाई थी, जब डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करना था तो अपन ने बैटरी को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। और जैसे ही अपन ने यहाँ से बैटरी को हटाया, जैसे ही अपन ने यहाँ से बैटरी को क्या किया, हटाया, डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया, तब इस केस में याद रखना, इस केस में डायलेक्ट्रिक जो कैपेसिटर उसके चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटेंस हमेशा K टाइम्स बढ़ेगी, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, लेकिन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और U की वैल्यू K टाइम्स क्या हो जाती है आपकी, ये रिड्यूस हो जाती है। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें। ये इतना सब कुछ क्या करोगे आप, बिल्कुल लर्न करना। उसमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, चेंज नहीं होते, बाकी सब K टाइम्स बढ़ जाते हैं। इसमें चार्ज क्या हो जाता है आपका, दैट इज और चेंज नहीं होता है। और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल एनर्जी K टाइम्स क्या हो जाते हैं आपकी, ये बढ़ जाते हैं। और कैपेसिटेंस K टाइम्स कम हो जाते हैं, और कैपेसिटेंस K टाइम्स, दोनों में क्या हो जाती है आपकी, ये बढ़ जाती है। ये बात समझ में आ रही है। इसको थोड़ा सा याद करो, मैं इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस बेसिस पर मैंने ये सब कुछ लिखा। तो मैं दोनों केसेस के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर प्रूफ करूंगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर ये अटेंशन देना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर ये, जब इस कैपेसिटर को देखा गया, पहले इसके लिए देखते हैं। तो पहले ये किस का सिचुएशन में था कैपेसिटर, पहले ये इस सिचुएशन में था। क्लियर, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। पहले ये किस सिचुएशन में था, इस सिचुएशन में था, जहां पर इस पर एक बैटरी लगी थी, और बैटरी कितने वोल्ट की लगी थी, V0 वोल्ट की लगी थी। इसकी प्लेट्स के बीच में कौन सा मीडियम था, एयर मीडियम था। तो बैटरी लगी है, तो यहाँ पर ये कौन सा चार्ज प्लस और यहाँ पर कौन सा चार्ज माइनस,
तो प्लस और माइनस के कारण इधर पर क्या थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट थी। सपोज टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर क्यू है, क्यू नॉट है, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है आपकी है, सी नॉट है, और यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी आपकी है, यू नॉट। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। सो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो कुछ रिलेशन भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन डेवलप कर सकते हैं। आपको पता है कि ई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बी नॉट अपॉन डी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ये। और यहाँ से पता है आपको ये कि सी नॉट सी इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका ये वी नॉट हो जाएगा। और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है। मतलब अगर कहीं भी मुझे वी नॉट डी लिखा मिल जाएगा तो उसी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ई नॉट लिख सकता हूँ। कहीं भी मुझे क्यू नॉट डिवाइड बाई पी नॉट मिल जाएगा उसकी जगह सी नॉट लिख सकता हूँ। और कहीं भी मुझे हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर लिखा मिल जाएगा तो उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, यू नॉट लिख सकता हूँ। और आपने एनर्जी पढ़ी कैपेसिटर की, कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो वहां पर आपने 3 फार्मूले पढ़े थे। एक फार्मूला था वहां पर ये हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ क्यू इंटू बी, और नेक्स्ट फार्मूला था हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी था। ये बात समझ में आ रहा है ये। तो आपने 3 फार्मूले ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं कैपेसिटर के, यहाँ पर ये आपने पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर बैटरी को क्या किया अपन ने, कनेक्ट किया, जैसे ही यहाँ पर बैटरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अपन ने क्या किया, इंसर्ट किया, तो इसका बैटरी का वोल्टेज कितना हो गया, वी हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, बैटरी का वोल्टेज वी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, ई हो गई, चार्ज कितना हो गया, क्यू हो गया, कैपेसिटर कितना हो गया, सी हो गया, और यहाँ पर जो है आपका ये दैट इज योर एनर्जी कितनी हो गई आपकी, यू हो गई। ये बात समझ में आ रही। और एक फॉर्मूला और पता होता है आपको ये कि सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या होता है आपका डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर एयर मीडियम में रखा है तो कैपेसिटेंस कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और ध्यान से रखना, पहले और बाद में कैपेसिटर के बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई चेंज नहीं है। प्लेट एरिया पहले भी ए है, गैप डी है, अभी भी प्लेट एरिया ए और गैप कितना है आपका ये डी है। ये बात समझ में आ रहा। तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं। अब ध्यान से देखना, ये अगर आपने बैटरी को लगा रखा है तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस था पहले, अब चाहे डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाओ चाहे जो लाओ, ऐसा तो है नहीं कि अब पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी लगी थी पहले से, वो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही मेंटेन करेगी जितना आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बिना मेंटेन कर पा रहे थे। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब आपने अगर बैटरी 10 वोल्ट की लगा दी तो भाई कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल कितना मिलेगा, 10 वोल्ट का मिलेगा। अब अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी ला रहे हो तो बैटरी की कैपेसिटी 10 वोल्ट की, तो अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना देगा वहां पर, 10 वोल्ट का ही देगा। तो क्या पोटेंशियल में कोई चेंज आया, नहीं आया। ये बात समझ में आ रहा। मतलब जो पोटेंशियल V है ये बेसिकली किसके इक्वल है आपका, ये V नॉट के इक्वल है। तो यहाँ पर पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आया। सेकंड क्वांटिटी लेते हैं कि सपोज इसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई आपकी, ये E हो गई है। तो आपको पता है कि E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, D हो जाएगा ये। सो यहाँ से V की जगह क्या लिख सकते हो, V नॉट अपॉन D। और V नॉट अपॉन D कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, E नॉट बोल सकते हो। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज आया, नहीं आया। जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है यहाँ पर आपकी बिल्कुल सेम टू सेम। ये बात समझ में आ रही है। फिर अगर इसके बाद आते हैं अपन चार्ज पर, और किस पर आते हैं, कैपेसिटेंस पर। तो भाई अब कैपेसिटेंस कितनी आ गई, डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गया, तो ये हो गया ये एप्सिलॉन नॉट ए के डिवाइड बाई कितना हो गया आपका, ये डी हो गया। अब के तो आना लाजमी क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह कितना लिख सकते हो आप, सी नॉट लिख सकते हो। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह सी नॉट रख देंगे, उसके पहले के, ये कितना आ गया आपका के सी नॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ गई यहाँ पर आपकी, ये के टाइम्स बढ़ गई। और वो मैंने ऑलरेडी बताया था इसमें, इस केस में दो ही चीज कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट थिंग क्या है आपका वोल्टेज, एंड द सेकंड थिंग इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। और बाकी सारी की सारी चीजें के टाइम्स क्या हो जाएंगी आपकी, बढ़ जाएंगी। ये बात समझ में आ रहा है ये। फिर यहाँ पर आ जाते हैं आप, ये दैट इज योर एनर्जी स्टोर। ये सब आप देखते आ रहे हैं, इसको आप नोट करना, नोट भी कर लेना, नहीं कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो फोर्थ में आते हैं, फोर्थ है आपका चार्ज। तो आपको पता है कि इसकी कैपेसिटेंस सी हो चुकी है, चार्ज कितना है, ये क्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका वी है। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये C भी हो जाएगा। अच्छा यहाँ से Q नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये C नॉट V नॉट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। मतलब C नॉट और V नॉट कहीं लिखा मिल जाएगा तो उसको क्या बोल सकते हो, Q नॉट, जो कि आपका कैसा है, ये इनिशियल चार्ज। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ से C की वैल्यू कितनी हो गई है, तो अभी आपने देखा दैट इज योर के सी नॉट। V की वैल्यू कितनी हो गई थी, ये V नॉट ही है। तो C नॉट और V नॉट के प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं आप, Q नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चार्ज भी के टाइम्स क्या हो चुका है आपका, ये बढ़ चुका है।
ये बात समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद अगर आप एनर्जी को देखते हो तो एक्सटर्नल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन अब अगर इसको चेंज करने की कोशिश करें तो सी की जगह कितना लिख सकते हो आप, के सी नॉट लिख सकते हो, और वी की जगह कितना लिख सकते हो यहाँ पर आप, ये दैट इज योर वी नॉट स्क्वायर ही लिखा रहने दो। के को अगर आप कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, तो ये कितना हो गया के यू नॉट, मतलब पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ गई इसकी, है के टाइम्स बढ़ गई, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो अगर बैटरी लगी है तब अगर आप डायरेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हो तो दो क्वांटिटी रिमेन अनइफेक्टेड। कौन कौन सी क्वांटिटी अनइफेक्टेड रहेंगी आपकी, दैट इज योर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाकी सारी क्वांटिटीज के टाइम्स क्या हो जाती हैं आपकी, बढ़ जाती। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर इधर आते हैं तो इधर भी आप क्या है, आपने बैटरी को डिटैच कर दिया। ये बात समझ में आ रही है। आपने बैटरी को क्या कर दिया, यहाँ से बिल्कुल से ये हटा दिया है। वो वाले केस को करते हैं अपन ये, ठीक। तो उसके पहले आपकी यही सिचुएशन थी। इस सिचुएशन में सब कुछ लिखा है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, सी नॉट कितना था, क्यू नॉट कितना था, यू नॉट कितना था। फिर आपने बैटरी को हटाकर डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने की कोशिश की। तो सपोज यहाँ पर जब डायलेक्ट्रिक स्लैब को जब इंसर्ट करने की कोशिश की बैटरी को हटाने के बाद, तब इस समय सपोज आपका कितना हो गया आपका, ये दैट इज योर के को इंसर्ट कर रहे हो, तो सपोज चार्ज कितना इस पर क्यू हो गया, पोटेंशियल V हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड U हो गई, कैपेसिटेंस C हो गई, और एनर्जी कितनी हो गई आपकी, ये U हो गई। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये सपोज जब बैटरी लगी थी तो टोटल चार्ज कितना था प्लेट्स के बीच में, Q नॉट। बैटरी को आपने क्या कर दिया, हटा दिया। ये बात समझ में आ रहा है। जब बैटरी को हटा दिया तो कोई यहाँ पर और सोर्स नहीं है जो इसको चार्ज क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। ऐसा तो है नहीं कि के आने से चार्ज क्या हो जाएगा, अपने आप कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, नहीं। ये बात समझ में आ रही है भाई। चार्ज सप्लाई करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, बैटरी की। जब बैटरी नहीं है तो क्या चार्ज सप्लाई होगा, क्या नहीं होगा। जब कोई एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई नहीं होगा तो जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज क्या रहेगा अभी आपका, यहाँ भी रहेगा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये Q नॉट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो जिस तरीके से वहां पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड अनइफेक्टेड थे, वैसे ही यहाँ पर चार्ज कैसा रहेगा आपका, अनइफेक्टेड रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है, डन। कैपेसिटेंस देख लेते हैं। तो कैपेसिटेंस कितनी होती है आपकी, ये एप्सिलॉन नॉट A के डिवाइड बाई कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी। क्यों ये हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डायलेक्ट्रिक स्लैब K आ चुका है। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कब की सिचुएशन है, जब आपका डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था। इसलिए क्या लिख सकते हो, C नॉट, तो ये कितना हो जाएगा, KC नॉट, मतलब कैपेसिटेंस K टाइम्स क्या हो गई आपकी, ये बढ़ गई। ये बात समझ में आ रहा है। फिर पोटेंशियल देखना तो फॉर्मूला लगा दो, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो यहाँ से V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, Q अपॉन C आ जाएगा। और यही फॉर्मूला पहले क्या था यहाँ पर आपका, ये यही सेम फार्मूला पहले था आपका यहाँ पर, ये दैट इज योर C नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइड बाई V नॉट। V नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइड बाई कितना था आपका, ये C नॉट था। मतलब V नॉट और Q नॉट डिवाइड बाई C नॉट को क्या लिख सकते हो आप, V नॉट लिख सकते हो। क्लियर। सो यहाँ पर देखो ध्यान से ये कि भाई Q की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है। Q तो कितना है आपका, Q नॉट ही है, लेकिन C कितना हो गया आपका, ये KC नॉट हो गया। तो Q नॉट डिवाइड बाई C नॉट को आप V नॉट लिख सकते हो, नीचे K आ गया है। इसका मतलब पोटेंशियल K टाइम्स क्या हो चुका है आपका, ये डिक्रीज हो चुका है। कैपेसिटेंस K टाइम्स क्या हो चुकी है आपकी, बढ़ चुकी है। और चार्ज में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं आया। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था थोड़ी देर पहले, तो E नॉट इज इक्वल टू कितना लिखते थे, V नॉट डिवाइड बाई D लिखते थे। अब अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो E इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, V डिवाइड बाई D लिखोगे। V की जगह कितना लिख लोगे, V नॉट अपॉन K इंटू कितना हो जाएगा D। V नॉट की जगह V की जगह कितना लिख दिया, V नॉट अपॉन K लिख दिया। अब V अपॉन D क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हो गया E नॉट डिवाइड बाई K। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स क्या हो चुकी है आपकी, ये कम हो चुकी है। ये बात समझ में आ रही है। और रही बात एनर्जी की, तो एनर्जी को क्या लिख सकते हो आप, एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ C को क्या लिख सकते हो आप, KC नॉट लिख सकते हो, और V को क्या लिख सकते हो, V नॉट बाई K टू द होल स्क्वायर लिख सकते हो। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, हाफ K C नॉट V नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, K स्क्वायर। K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1 अपॉन K अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, जो कि कुछ और नहीं है, पहले की एनर्जी है। तो ये कितना हो चुका है यहाँ पर आपका, ये U नॉट डिवाइड बाई कितना आ गया आपका, ये K आ गया। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये इस तरीके से दोनों केसेस में आपको क्या रखना है, याद रखना है कि किस केस में कौन सी कंडीशंस को अपन लगाएंगे और कौन सी कंडीशन को अपन नहीं लगाएंगे। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं अपन। ओके,
ओके, आई हैव द सीट जो कि मैं आपको भेजूंगा कैपेसिटर की, और इन द पेज नंबर 7, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल्स आर थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब सिंपल सा कह रहा है कि अगर एक कैपेसिटर है उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लाट रहे हैं, बैटरी कनेक्ट है, तो पूछ रहा कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो कौन बढ़ेगा कौन कम होगा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसकी फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम क्या है आपको खुद ही क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। थर्ड अभी स्किप कर रहा हूँ, फोर्थ प्रॉब्लम को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ज्यादा वेटेज दे रहा हूँ, बिकॉज फोर्थ प्रॉब्लम अपने सीबीएसई बोर्ड में 3 टाइम्स क्या हो चुकी है, आपकी पूछी जा चुकी है। तो फर्स्ट और सेकंड आपको खुद लगाना है, फोर्थ प्रॉब्लम को मैं देख रहा हूँ और इस सीट को मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। क्लियर? सो ऑन कमिंग टू द प्रॉब्लम नंबर क्या है आपका ये, दैट इज योर फोर्थ। तो प्रॉब्लम नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है कि देयर आर 2 कैपेसिटर्स, और दोनों की कैपेसिटेंस कितनी है आपकी, ये 1 माइक्रोफेरेड, और ये एक बैटरी से लगे हुए हैं ये, और जिनके वोल्टेज कितने हैं आपकी, ये 6 वोल्ट। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर डायग्राम बेसिकली दिया हुआ है इसका ये। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि देयर इज अ बैटरी ओवर हियर, इस तरीके से यहाँ पर आपकी एक बैटरी है, करेक्ट, और बैटरी का वोल्टेज कितना दिया है आपको, ये 6 वोल्ट दिया है, और इस 6 वोल्ट से क्या है आपके दो कैपेसिटर्स यहाँ पर ये कनेक्टेड है। दैट इज योर द फर्स्ट कैपेसिटर इज दिस वन, द नेम ऑफ कैपेसिटर इज योर C1 and the capacitance is your 1 microfarad, and the second capacitor is like this, the name of capacitor is your C2। clear? इस कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, C2 है, और अगेन द वैल्यू ऑफ C2 इज अगेन कितनी है आपकी, 1 माइक्रोफैरड है यहाँ पर आपकी है। एंड वन मोर थिंग, अ स्विच इज ओवर देयर एंड द नेम ऑफ द स्विच इज योर S। बहुत ध्यान से देखना, सीबीएसई बोर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको अपन हिट करने वाला। ये बात समझ में आ रही है, खासतौर से इस चैप्टर की। तो कई जगह ये टॉपिक्स उड़ा ही दिए जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट इन द NCERT। ये बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर आ जाते हैं अपन, ये देखते हैं क्या कह रहा है। 2 कैपेसिटर है, दोनों की कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, और दोनों 6 वोल्ट की बैटरी से क्या है आपकी अटैच्ड। ये बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद पढ़ता हूँ मैं, इनिशियली स्विच S इज क्लोज्ड। शुरुआत में जो ये स्विच थी ये कैसी थी आपकी, ये क्लोज्ड थी। ये बात समझ में आ रही है? शुरुआत में ये स्विच कैसी थी आपकी, ये क्लोज्ड थी। क्लियर? तो अगर स्विच क्लोज्ड है तो पूरा सर्किट क्या है अपना ही क्लोज्ड। ये बात समझ में आ रही है? जब पूरा सर्किट क्लोज है तो यहाँ पर कई ढेर सारी चीजें क्या कर सकते हैं अपन, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो कैसे ढेर सारी चीजें यहाँ पर ये कैलकुलेट हो सकती है ये, तो अभी इसको देखते हैं। ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। फिर इसके बाद क्या कह रहा है ये, आफ्टर सम टाइम स्विच इज लेफ्ट ओपन and dielectric slab of constant K is equal to 3 are inserted to till completely the space between the plates of 2 capacitor, how will be the charge potential difference, क्या कह रहा है ये, plates of the affected after slab S is inserted। बस समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, शुरुआत में क्या कह रहा है, दोनों को क्लोज कर दिया गया। ठीक, शुरुआत में दोनों को क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। तो सबसे पहले तो ये देखो कि दोनों में चार्ज कितना होगा और दोनों में पोटेंशियल कितना होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो सपोज इसमें चार्ज Q1 है और इसमें पोटेंशियल कितना है, V1 है, और इसमें चार्ज कितना है, Q2, और इसमें पोटेंशियल कितना है आपका, ये V2। ये बात समझ में, आप ध्यान समझना। अगर ये बैटरी इस तरीके से लगी है तो चार्ज किधर जाएगा, Q इधर की ओर जाएगा। Q 2 पार्ट में डिवाइड होगा, किसमें किसमें, Q1 में, और किसमें डिवाइड होगा आपको, Q2 में, और बैटरी यहाँ पर लगी हुई है। ये बात समझ में आ रहा है? ये जो स्विच है ये यहाँ पर क्लोज्ड है, और अभी बीच में कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन पहले का कर रहे हैं, बाद में कुछ किया ही नहीं अपन। ये बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर देखो है क्या, ये इस पर Q2 चार्ज जा रहा है इस पर। तो चूंकि दोनों कैपेसिटर में चार्जेस डिफरेंट जा रहे हैं, तो पिछले वीडियोस में मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल लगाए थे। मैंने कहा कभी भी दिक्कत होती है तो आप कैपेसिटर पर चार्ज भेजो। अगर चार्ज मोर देन 1 पार्ट में क्या हो जाता है आपका, डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब कैपेसिटर किस कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में। ये दोनों कैपेसिटर किस कनेक्शन में आ चुके हैं, आपके पैरेलल कनेक्शन में आ चुके हैं। और जैसे ही कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन में होंगे, दोनों पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब V1 की वैल्यू तो मुझे मिल गई कितनी आपकी, 6 वोल्ट, और V2 की वैल्यू भी मुझे मिल गई कितनी आपकी, 6 वोल्ट। ना तो मुझे Q1 पता है, ना तो मुझे Q2 पता है। ये बात समझ में आ रहा? तो फॉर्मूला लगाओ, C1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई कितना, V1। तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 V1। C1 की वैल्यू कितनी है, 1, और V1 की वैल्यू है 6। तो ये आ जाएगा 6 माइक्रोकूलम, क्योंकि आपने फेरेड को माइक्रोफेरेड को फेरेड में कन्वर्ट नहीं किया, ये किस में आएगा, माइक्रोकूलम। तो भाई चार्ज कितना है इस पर, ये 6 माइक्रोकूलम है। और इस पर भी जब आप चार्ज निकालोगे ना,
क्योंकि दोनों कंडीशन सेम है, 1 है 6 है, तो Q2 भी कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। मतलब जब तक अपन ने यहाँ पर कुछ भी इंसर्ट नहीं किया था तब तक ये सारी सिचुएशन कैसी थी आपकी, बिल्कुल सेम टू सेम थी। ये बात समझ में आ रहा। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये कह रहा कि भाई बैटरी तो यही है जो लगी हुई थी पहले, वही बैटरी आपकी अभी भी लगी हुई है, दैट इज योर 6 वोल्ट की, और कैपेसिटर भी वही है, जो कैपेसिटर थे आपकी वो अभी भी कैसे हैं आपकी, बिल्कुल वैसे ही है। ये यहाँ पर क्या किया दिया गया इस तरीके से, बिल्कुल सब कुछ सेम टू सेम। ये बात समझ में आ रहा है, ये करेक्ट, बैटरी 6 वोल्ट की है। बस यहाँ पर एक डायलेक्ट्रिक स्लैब को क्या कर रहा है आपका ये अब इंसर्ट कर रहा है कंप्लीटली, और यहाँ पर भी डायलेक्ट्रिक स्लैब को क्या कर रहा है इंसर्ट कर रहा है कंप्लीटली। लेकिन यहाँ पर स्विच एस क्या हो चुका है आपका ये, दैट इज योर ओपन हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है। और अगर स्विच एस यहाँ पर कैसा हो चुका है, अगर आपका ओपन हो चुका है, तो यहाँ से थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अब इस कैपेसिटर पर बैटरी का कोई इफेक्ट नहीं है। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट तो करा रहे हैं लेकिन बैटरी कनेक्टेड नहीं है। और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इसका सर्किट कंप्लीट है, ये इस तरीके से ट्रीट करेगा कि इसमें डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट तो करा रहे हैं लेकिन बैटरी कैसी यहाँ पर कनेक्टेड। ये बात समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें है। सपोज इसकी नई कैपेसिटेंस कितनी हो गई आपकी है C1 डैश, नया चार्ज कितना हो गया Q1 डैश, नया वोल्टेज कितना हो गया V1 डैश। सपोज इसकी नई कैपेसिटेंस कितनी हो गई C2 डैश, नया चार्ज कितना हो गया आपका ये Q2 डैश, और नया वोल्टेज कितना हो गया आपका V2 डैश हो। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब ये जो केस है पहला वाला था जो मैंने थोड़ी देर पहले लेफ्ट साइड में लिखा, और इसी सेम क्वेश्चन में दोनों केसेस अराइज किए गए बाय हेल्प ऑफ द स्विच। ये बात समझ में आ रही है। स्विच ओपन करोगे तो इसको ऐसा लगेगा जैसे बैटरी नहीं लगी, डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, और इधर पूरा सर्किट कंप्लीट है तो बैटरी लगी हुई है और डायलेक्ट्रिक स्लैब क्या कर रहे हैं इंसर्ट कर रहे हैं। तो आपको सब पता है यार, क्या वोल्टेज पर इसके फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो V1 डैश की वैल्यू अभी भी किसके इक्वल रहेगी, V1 के, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 वोल्ट हो जाएगा। चार्ज पर फर्क पड़ेगा, ऑफ कोर्स पड़ेगा। चार्ज कितने टाइम्स बढ़ जाता है, K टाइम्स बढ़ जाता है, थोड़ी देर पहले पड़ा अगर बैटरी आपकी कनेक्टेड है तो यहाँ से Q1 डैश कितना हो जाएगा आपका, K ऑफ Q1 हो जाएगा। ये K की वैल्यू 3 है, जो डायलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 3 दी है दोनों में, और इनटू Q1 की वैल्यू कितनी है आपकी है, दैट इज योर 6 माइक्रोकूलम। तो ये हो जाएगा आपका 18 माइक्रोकूलम हो जाएगा। और पूछ रहा कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस तो दोनों ही केस में K टाइम्स हमेशा क्या हो जाती है आपकी ये बढ़ जाती है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू, और C1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर आपकी है, दैट इज 1 माइक्रोफेरेड। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। ये इस प्रॉब्लम का आंसर निकाल रहा हूँ, कोई समस्या इसमें है। फिर सिमिलरली यहाँ पर जब आ जाएंगे अपन ये, तो यहाँ पर बैटरी डिसकनेक्टेड है, और बैटरी डिसकनेक्टेड रहने पर चार्ज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जितना चार्ज पहले रहता है उतना ही चार्ज आपका ये बाद में रहता है, तो यहाँ पर चार्ज में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन वोल्टेज फर्क पड़ता है, और कैपेसिटेंस तो K टाइम्स बढ़ती दोनों ही केस में। तो जो C2 डैश होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी है, दैट इज योर C2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगी K ऑफ C2, और K की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। लेकिन वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनर्जी अगर पूछता तो वो K टाइम्स क्या हो जाती हैं आपकी, रिड्यूस हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप वोल्टेज देखोगे आप ये, दैट इज योर V2 डैश, ये हो जाएगा V2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा K हो जाएगा, और V2 पहले कितना था इसका, ये 6 डिवाइड बाई 3, तो ये वोल्टेज कितना बचा इसके पास आपका, ये 2 वोल्ट बचा। सो दिस इज द प्रॉब्लम, कि अगर आपको वो कंसेप्ट पता है जो कंसेप्ट मैंने बताया है, तो इस प्रॉब्लम को आप इजिली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है। तो ये तो हो गया क्या, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। कोई समस्या है इसमें ये, तो बस करते हैं अभी ये, ठीक है। ओके, थैंक यू।